अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। फाइनली इस चीज़ की कंफर्मेशन आ चुकी है कि अर्जेंटाइन गवर्नमेंट की जानिब से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हैं वो ऑफिशियली $664 मिलियन की एवज इनिशियली 12 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 परचेज किए जाएंगे। इससे पहले म्यांमार और नाइजीरिया की जानिब से GF-17 थंडर्स परचेज किए जा चुके हैं और ये GF-17 थंडर की तीसरी मेजर एक्सपोर्ट कही जा सकती है और इस एक्सपोर्ट के अंदर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को डिलीवर किया जाएगा। 2022 के लिए बजट ड्राफ्ट जो है वो अर्जेंटाइन की पार्लियामेंट को पेश किया गया है और इस ड्राफ्ट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने $664 मिलियन अलॉट किए हैं GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की परचेज के लिए। इसकी मिनिमम टर्म 3 साल रखी गई है, यानी राउंड अबाउट 2024-25 के अराउंड इनको डिलीवर किया जाना है। ड्राफ्ट के सेकंड कॉलम में टाइप ऑफ डेप्ट को जो है वो लोन के तौर पे अनाउंस किया गया है। सो विल हैव टू सी कि वो किस तरह का प्रोसीजर आगे चल के आता है। लेकिन अभी इनिशियली 12 GF-17 थंडर्स का ऑर्डर मौजूद है, जिसमें 10 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के सिंगल सीटर जबकि 2 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के डुअल सीटर वेरिएंट्स मौजूद हैं। तो ये यकीनन एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मेजरली 3 ममालिक की जानिब से अपने फाइटर जेट्स ऑफर किए गए थे, जिनमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इंडिया शामिल थे। और ना सिर्फ इसे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कामयाबी कहा जा सकता है, बल्कि इसकी मार्केटिंग टीम को भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होगा। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के सेलियन फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें और इसे अर्जेंटाइन एयरफोर्स के जाविये में बात करने की कोशिश करें तो ऑफकोर्स सबसे मेजर चेंजेस इस GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में एक एडवांस्ड एसा रडार KLJ-7A एसा रडार का इजाफा और इसके अंदर बिल्कुल नया BVR PL-15 मिसाइल का इजाफा। इसके अलावा इसमें इम्प्रूव्ड इंजन, क्लेम ऑफ RD-93MA इम्प्रूव्ड इंजन, हेड अप डिस्प्ले, हॉब्स की कैपेबिलिटी। गिवन द सिनेरियो जिसमें अर्जेंटाइन पे यूके की जानिब से बहुत सख्त लॉबिंग की जा रही थी किसी भी मुल्क को फाइटर जेट देने के हवाले से, और इवन GF-17 थंडर को भी ये मामला मौजूद था कि मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स जो कि GF-17 थंडर्स की जानिब से इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसी बेसिस पे यूके ने GF-17 की परचेज में मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन मोस्ट लाइकली अब इसमें चाइनीज इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन गिवन के जिस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर का उन्हें सामना था, ये परचेज एक बहुत ही अहम कामयाबी अर्जेंटाइन एयरफोर्स की शुमार की जा सकती है और ऑब्वियसली GF-17 थंडर की कैप में एक और फेदर का इजाफा हो गया है। हम लास्ट वीडियो में इस हवाले से बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को प्रोजेक्ट अज़म की तैयारी में एक इंडस्ट्रियल बेस की तैयारी कितनी ज़रूरी है, और इसकी एक सच एग्जांपल जो है आज हमें टर्किश एरोस्पेस के CEO डॉक्टर टेमल कॉटिल की ही एक ट्वीट में देखने को मिलती है, जिसमें उनकी जानिब से टाई TFX के लिए डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जो है एक 3D एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए एक वर्चुअल मॉडल को उसके फिज़िकल फीचर्स की बिना पे टेस्ट किया जाता है। इसमें मौजूद सेंसर्स जो हैं मुख्तलिफ फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस, जैसे कि उसका मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में बर्ताव, उसकी आउटपुट एनर्जी, उसका अपना टेम्परेचर मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान, इन तमाम चीज़ों की फ़िज़िकल टेस्टिंग मुमकिन है। इसलिए टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की जानिब से फ्रेंच डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ फॉरेन पार्टनर के तौर पे इस प्रोजेक्ट पे और डोमेस्टिक पार्टनर हेवलसान के तौर पे इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। स्टडीज़ के मुताबिक इस न्यू जनरेशन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के नतीजे में कई सालों की डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो महीनों में सिमट सकता है। एज एन एग्जाम्पल, इस फाइटर जेट की 8000 फ्लाइट आवर्स की टेस्टिंग जो है बहुत ही थोड़े अरसे में मुकम्मल की जा सकती है। इसके नतीजे में ना सिर्फ आपका डिज़ाइन प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है, बल्कि एक बहुत अहम कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो IDF 2021 एक्सरसाइज रिसेंटली टर्की में ऑर्गेनाइज की गई है, उसके अंदर इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी की गई है। सो आई थिंक इसमें मेरे लिए कोई ख्यालात ज़रूरी नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को भी है, स्पेशली जब टाइम और कॉस्ट दोनों आपके मुखालफत में खड़े हैं। तो अगेन या तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें डेवलप करनी होंगी हमारे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कामयाब डेवलपमेंट के लिए, या फिर हमें टर्की या चाइना के साथ इस तरह की फैसिलिटीज़ में अपनी इनपुट इन्वॉल्व करनी होगी, फिर चाहे इससे प्रोजेक्ट अज़म के चंद ओरिजिनल गोल्स जो हैं हमें कॉम्प्रोमाइज़ ही क्यों ना करने पड़ें। कल एक फुटेज जो है DGRPR की जानब से रिलीज़ की गई है, और अगर आप कहें कि शायद ये पहली बार हमें पाकिस्तान फोर्सेस की स्पेस डोमेन
या स्पेस वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिली है, तो शायद ये गलत ना होगा। इस वीडियो पे जाने से पहले मुझे लगता है कि मेरा ये बताना ज़रूरी है कि फॉर्मर एयर चीफ सुहेल अमान ने स्पेस डोमेन को भी उस ट्विटर स्पेस में छेड़ा था, जिसके अंदर से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें निकल के सामने आई है। उनकी जानिब से उस ट्विटर स्पेस में शायद पहली बार ये कन्फर्मेशन आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से स्पार्को के साथ मुश्तरका डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। और इस वीडियो में बहुत से क्लूज़, बहुत से ईस्टर एग्स आप कह सकते हैं, और उनमें एक क्लू के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली उनकी स्पेस कमांड की बुनियाद रखी जा चुकी है। ऑल्दो अभी ऐसा मालूम होता है कि ये अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन एटलीस्ट इस पे किसी किस्म की शुरुआत तो की गई है। पाकिस्तान के प्लान्स में दर हकीकत इस वक्त स्पेस पोर्ट की तैयारी की स्टडीज़, पाकिस्तान नेशनल सैटेलाइट नेविगेशन प्रोग्राम की स्टडीज़, मल्टी मिशन सैटेलाइट्स की तैयारी के हवाले से काम, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जो इस वीडियो के विजुअल्स हैं उसमें ऑल्दो बहुत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन एक दो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हमारी ज़मीन के ऊपर से गुजरने वाले तमाम सैटेलाइट्स को ट्रैक किया जा रहा है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी बेसिस की बना पे। ये अहम है। और इसके अलावा ऐसा भी मालूम होता है कि पाकिस्तान की जानिब से जितने भी UAVs डेवलप किए गए हैं या इस वक्त ऑपरेट किए जा रहे हैं, उनको 24/7 पाकिस्तान की जानिब से ट्रैक किया जा रहा है। एक और चीज़ जो कि क्वाइट नोटिसेबल है वो ये कि कुछ फ्रेम्स के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पीछे GF-17s और F-16s के साथ तकबीर बॉम्ब्स विद रेंज एक्सटेंशन किट्स और बेसिकली गाइडेड बॉम्ब्स देखे जा सकते हैं। हम जानते हैं कि F-16s जो हैं हमारे वो लिंक 16s यूज़ करते हैं, और हमारे इंडिजिनस लिंक 17s का इस्तेमाल भी GF-17 थंडर्स में किया जाता है। पॉसिबली उनको सैटेलाइट्स के साथ भी सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आजकल एक पूरी अम्ब्रेला पूरे सिस्टम के अंदर जो है एक फाइटर जेट कनेक्टेड होता है। तो ये वीडियो ऑल्दो बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन एक अशद ज़रूरत के हल की जानिब ये एक सही इक़दाम। चंद दिन पहले एक इवेंट पेश आया था जो कि बहुत ही माउथ वाटरिंग बेस्ड ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ कहा जा सकता है। चंद दिन पहले प्लान यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की जानिब से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज के तहत नॉर्थ पैसिफिक ओशन में एक्सरसाइज की जा रही थी इन रिस्पॉन्स टू US नेवी, जो कि उस वक्त साउथ चाइना सी में अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। नाउ US का कहना है कि प्लान नेवी के डिस्ट्रॉयर्स यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में दाखिल हुए और उनको जो है एस्कॉर्ट किया गया है। चाइनीज़ के मुताबिक वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दाखिल नहीं हुए, लेकिन अहम चीज़ जो जहन में रखने वाली है वो प्लान के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर्स टाइप 52T और जो सिर्फ एक साल पहले ही सिर्फ कमीशन किया गया है टाइप 55 डिस्ट्रॉयर, वो इन एक्सरसाइज के अंदर शामिल हैं। टाइप 55 डिस्ट्रॉयर जो है वो काफ़ी फेमसली 112 VLS सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं और वाकई एक फॉर्मिडेबल डिस्ट्रॉयर है। ऑल्दो किसी किस्म की मेजर अल्टरकेशंस नहीं हुई हैं, लेकिन इस चीज़ की न्यूज़ आम हलकों में मौजूद नहीं थी कि प्लान जो है US वाटर्स के पास एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे चल के इस तरह की चीज़ें हमें मज़ीद देखने को मिलें। चाइना की सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर अमेरिका के पानियों के पास, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ आपस में क्लैश किए जाते हुए फ्यूचर में देखी जा सकती हैं। और आखिर में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद जो है एक सीरीज़ ऑफ मिसाइल टेस्ट हमें देखने को मिले हैं, और विजुअली हमें पहली बार साउथ कोरिया के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी देखने को मिला है। KSS-3 क्लास सबमरीन से जो है इस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। ह्यूनमो 4 बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जा रहा है, और एस्टिमेटेडली 800 किलोमीटर की इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज मौजूद है। इस टेस्ट के नतीजे में किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा है कि साउथ कोरिया के साथ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के नतीजे में दोनों के ताल्लुकात फिर से टूट सकते हैं। लेकिन आज फिर नॉर्थ कोरिया ने एक इनोवेटिव रेलवे मिसाइल का टेस्ट परफॉर्म कर दिया है। ये एक शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल था जो कि 800 किलोमीटर की रेंज रखता है, और नॉर्थ कोरिया ईस्ट कोस्ट के समंदर में ये टेस्ट होने के बाद जा गिरा। लेकिन ये यकीनन एक इनोवेटिव तरीका है मिसाइल लॉन्च करने का। एक तरह से आप जो है बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए और रेलवे ट्रैक के ज़रिए किसी भी एरिया से इस बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर सकते हैं। इससे पहले ईरान की जानिब से भी चंद साल पहले एक फुटेज में उनकी ट्रेन वैगन में बैलिस्टिक मिसाइल्स रखे हुए थे गालबन टेस्ट करने के लिए ही। तो ये एक बिल्कुल ही नई अप्रोच नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इनोवेटिव अप्रोच है। इससे फ्यूचर में दोनों के ताल्लुकात में क्या असर पड़ता है ये हमें देखना होगा।
लेकिन अभी के लिए जो है नॉर्थ कोरिया की जानिब से और उससे पहले साउथ कोरिया की जानिब से एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया और उसके रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया की जानिब से एक रेलवे बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है।